नमस्कार, मेरा नाम वेदांत झा है जी, नमस्कार। मैं नीता झा। और हम आज आपके सामने हमारा पहला एपिसोड लेकर के आए हैं, जिसमें मैं और श्रीमती नीता झा जी आपस में चर्चा करेंगे आजकल के जो समसामयिक मुद्दे हैं उनको लेकर के। और जैसा मैम हम सभी जानते हैं कि अभी कोरोना फैला हुआ है, तो क्यों ना हम कोरोना महामारी को लेकर के ही चर्चा करें। आपका इस बारे में क्या विचार है? जी हाँ, मुझे भी लगता है कि कोरोना एक ऐसी समस्या है जो अचानक की आई हुई समस्या भी नहीं बोलेंगे, एक आपदा है। इसके लिए हमने कोई तैयारी नहीं की थी, हमें कोई जानकारी नहीं थी और अचानक हमको बोल दिया गया कि आप एक ऐसी बीमारी से जूझ सकते हैं जिसमें आपको कुछ भी हो सकता है। आपकी जिंदगी खतरे में है, आपके लोग खतरे में हैं। आप स्कूल मत जाइए, आप घर से बाहर मत निकलिए। अचानक अगर कोई ऐसा बोलता है तो उस समय डर होता है हमको कि अरे यार हम फंस गए हैं, अब हमको अगर जिंदा रहना है तो फिर रह जाओ। जो शुरुआती एक दौर था उस समय हम जैसे थे, हम अपने घर पहुंच गए, पास थे तो हम पहुंच गए, लेकिन जो दूर थे वो बेचारे काफी समय तक सफर कर रहे थे। इसमें हम किसी को दोष भी नहीं दे सकते। महामारी या फिर आपदा ऐसी होती है कि हर किसी को इसमें परेशानी होती है और राहत कार्य भी पर्याप्त नहीं होते हैं। इस समय में हमको सोचना पड़ता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे मैसेज पहुंचाएं, कैसे राहत पहुंचाएं, कैसे उनकी जिंदगी को बचा सकते हैं। तो आज वेदांत जी और मैं इस बारे में चर्चा करें। शायद हमारी चर्चा, हमारी बातें किसी की जिंदगी में कुछ भी बदलाव ले आए, कुछ अच्छा हो जाए, तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी। और वेदांत जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, इससे आप युवा वर्ग को कहाँ तक प्रभावित देखते हैं? जैसे मैं आजकल समाचार देख रहा हूँ, हर एक समाचार के जो चैनल्स हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे आजकल जो व्याप्त है जैसे जो न्यूज पोर्टल्स होते हैं, उनमें कोरोना के बाद सबसे बड़ा बदलाव ये आया है कि वो हर एक गली के जो एक एक मजदूर हैं, मतलब जो शहरों में रह रहे हैं, कहीं पर किराया में रह रहे हैं, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाना बहुत मुश्किल होता है। इवन ऐसे लोग जो पढ़ाई के सिलसिले में कहीं बाहर दूसरे देशों में गए हैं, उनके माँ बाप की जो चिंता है, और दूसरी तरफ अगर गांव की जो हमारे गांव के लोग हैं, वो अपनी रोजगार के लिए 2 पैसे ज्यादा कमाने के लिए दूसरे शहरों में चले जाते हैं, फिर वहां पर से वो लोग का जो संघर्ष है यहाँ तक आने का। दूसरी ओर जिनको हम संपन्न वर्ग के लोग कहते हैं, वो अपने बच्चों को भेज करके रखे हैं दूसरे देशों में। अब उनको भी यहाँ तक आना कितना मुश्किल हो गया है। मेरे एक परिचित हैं, उनकी जो बालिका हैं वो MBBS करने के लिए किसी दूसरे देश में अभी पढ़ाई कर रही थी। इसी बीच में कोरोना बीमारी का आगमन होता है और फिर अभी पता चला कि वहाँ जो हॉस्टल है वहाँ पर से वहाँ की वार्डन चली गई हैं, वहाँ के जितने स्टाफ हैं सब चले गए हैं, और वहाँ के बच्चे लोग ही आपस में मिलकर के खाना पकाते हैं, बाजार से सब्जियां लेकर के आते हैं। मतलब बहुत मुश्किल हो गया है। सही है। देखिए, तो सिर्फ भारत ही नहीं, मेरे ख्याल से विश्व के अलग अलग जो देश हैं जिनको हम संपन्न मानते हैं, उनमें भी बड़ी समस्या चल रही है। देखिए, महामारी यही होती है कि अचानक की आई हुई आपदा है, तो हम ये सोच लें कि हमारे पास पैसा है, हमारी उम्र अच्छी है, या हम साधन संपन्न है, या फिर हम घर में हैं, या फिर हम सेफ जगह हैं। आपको हर जगह पे सफर करना ही है। इस बात से पहले तो आपको मान लेना पड़ेगा
कि आपदा आई है तो आप उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे, आप या आपके नजदीकी लोग। तो पहली बात तो ये है कि आपको इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि एक ऐसी अबूझ स्थिति है जिसको हमको धीरे धीरे सुलझाना है। इसके लिए पहला कदम ये होगा कि हम अपनी सावधानी रखें, अपने लोगों को बताएं कि क्या उनको नहीं करना चाहिए, उसके बाद क्या वो कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आप इमोशनल मत होइए, आपको प्रैक्टिकली हर बात को सोचना पड़ेगा कि आप जहाँ हैं, यदि आप हॉस्टल में हैं तो अपने जितने सोर्सेस हैं आप हाइजीन मेंटेन करते हुए अपनी बेसिक चीजें ला के जमा कर लीजिए। आपको खाना बनाना है, आज आपको मिल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं कि कल कुछ भी ना मिले, तो आप स्टोर करके रखिए। कुछ चीजें ऐसी जो आप तुरंत खा सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको कुछ समय तक रखा जा सकता है। कम खाएं, वेस्ट बिल्कुल न करें, और दया करके किसी को अगर देते भी हैं तो इतना मत दें कि आपके लिए न बचे, और ऐसा भी ना करें कि सामने वाला परेशान है और आप मजे की जिंदगी जी रहे हैं। ये समय है हाथ पकड़ के, मतलब हाथ न पकड़ें, ये समय ऐसा है कि आप लोगों की मदद करें, लेकिन पहले अपना परिवार, अपने लोग और अपने आप को प्रोटेक्ट कर लीजिए। सुरक्षा यहाँ से सबसे जरूरी है। आप जितने ज्यादा सुरक्षित होंगे, आप देश का उपकार कर रहे हैं। आप लोगों को, अगर आप संक्रमित हो जाते हैं तो आप अनगिनत लोगों को संक्रमित कर सकते हैं, क्योंकि इसके सिम्टम्स पता नहीं है आपको। तो पहले तो आपको प्रोटेक्शन जरूरी है। आपके पड़ोस में कोई है ना है, आप उसको ध्यान मत दीजिए, आपको अपना प्रोटेक्शन रखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है कि आप जहाँ भी जा रहे हैं तो यदि कोई गलत कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप उससे संबंधित व्यक्ति को बता सकते हैं कि फला जगह पे मुझे कुछ ऐसा लगा है, लेकिन बहुत ज्यादा आप काम करने वालों को डिस्टर्ब भी मत करिए, क्योंकि जो संस्था दौड़ रही है, काम कर रही है, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, क्या करना है। पहली बात है, आम नागरिक को अपना ध्यान रखना जरूरी है। जी, और मैं ये चाहूंगी वेदांत जी कि वहाँ लोग कैसे, खाने की बात तो एक अलग हो गई, अब दूसरा मुद्दा होता है रोजगार का। तो रोजगार को लेके आप क्या समझते हैं कि आगे मतलब लोगों को क्या मुश्किल आ सकती है? अगर शासकीय रूप से देखा जाए तो अभी जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकारें हैं अलग अलग राज्यों में, वो सभी एकजुट होकर के काम तो कर रही हैं। हालांकि हम टीवी में काफी सारे डिबेट्स देखते हैं जिसमें लोग एक दूसरे को कोसते रहते हैं, मगर उस चीज से अगर अलग हट के हम जमीनी स्तर पर देखें तो अभी भी काफी लोगों को रोजगार मिल रहा है गांव में, नरेगा के तहत। जो केंद्र सरकार की जो योजना है जिसमें हर ग्रामीण को काम दिया जाता है और उस काम को वो करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो लोग को जैसे कहीं पर गड्ढा बनाना है या फिर कुछ और काम है, स्टॉप डैम का काम है, या फिर कोई भी पंचायत से रिलेटेड जो भी काम होता है उसमें ग्रामीणों को रोजगार दिया जाता है। और अभी अच्छी बात ये है कि महामारी के बीच में भी सरकार ने ये फैसला लिया है कि इनकी जो रोज इनको जो मेहनताना दिया जाता है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल उसमें लगभग 30 से 40% बढ़ाया गया है एक मजदूर के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस पैसे के लिए ये मजदूर दूसरे राज्यों में जाते हैं और वहां जाकर के मेहनत करते हैं, वहां से उनको रोजी रोटी मिलती है, तब आकर के यहाँ गांव में वो लोग अपने परिवार को पालते हैं। तो अगर इस तरीके की योजना आगे भी निरंतर जारी रही तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, पलायन को लेके बहुत सारा काम करना पड़ेगा। और आपने जो शुरू में एक बात कही कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार काम तो करते हैं, लेकिन उनकी जो दिशा है थोड़ी सी अलग होती है। क्योंकि मैं यहाँ बैठी हूँ तो मेरी स्थिति, मेरा लिविंग स्टैंडर्ड, मेरी सोच, मेरा काम
मेरी लाइफ स्टाइल थोड़ी अलग होगी, असम और कोई दूसरे क्षेत्र के लोगों का जरिया अलग होगा आमदनी का। तो सरकार को आपस में बैठ के ये चीज करनी चाहिए। और अभी एक बहुत बड़ी समस्या आगे भविष्य में आ सकती है कि जिन लोगों ने पलायन किया है, महानगरों से वापस आए हैं, तो उनका वापस आना, हमेशा जब वो आते थे तो कुछ मुद्रा, कुछ सामान लेके अपने घर आते थे। अभी वो आए हैं तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अपने परिजन की लाश लेके भी कुछ लोग आए हैं, बिल्कुल, या फिर अपने सपनों की लाश लेके आए हैं। तो इतनी बुरी स्थिति में यदि कोई इंसान घर आया है तो पहली समस्या तो उसकी ये होती है कि वो डिप्रेशन में रहता है और अपने घर वालों के लिए हाँ उसका तनाव बहुत बुरा होता है। उसको संभालना, कौन संभालेगा? उसके घर वाले खुद टूटे हुए हैं, परेशान हैं, उनके पास बंजर जमीन पड़ी हुई है, क्योंकि जो अर्निंग करने वाला मेंबर है वो बाहर चला गया है, बुजुर्ग हैं, तो वो खेत नहीं खेती कर पाते, क्योंकि खेती आजकल खर्चे की हो गई है। आपने टमाटर लगाया बड़ी मुश्किल से कर्ज लेके और आपको पता चल रहा है टमाटर की कीमत 2 रुपये किलो हो गई है, तो आप मंडी में अगर लेके जाते हो उस टमाटर को तो आपको अपनी जेब से मंडी जाने का खर्चा देना पड़ रहा है। मतलब आपने पेट काट के फसल उगाई, उसके बाद वो फसल आपकी मंडी तक जाने के लिए फिर आपको दोबारा खर्च करना, वहां जाके पता चला 2 रुपये किलो में। तो किसान मजबूरी में हताश होके उसको फसल को खेत में ही खराब कर रहा है। ये सरकार की गलत नीतियों का बहुत बड़ा दुष्परिणाम है। आप किसानों को काम देते हैं गड्ढा खोदने का, गड्ढा खोदना कोई विकल्प नहीं है पैसा देने का। आप फ्री में पैसा देते हैं तो वो दारू पीते हैं, आप गड्ढा खोदने देते हैं, बारिश के दिनों में उसमें उनके जानवर फंस के मर जाते हैं। तो आप ऐसा काम मत कराइए। आप पहाड़ काट के फिर नदी बनाने वाली कल्पना वाली बात मत कीजिए कि ये हमारे 5 साल का काम है, हम इतना कर लेते हैं, हमारी डायरी भर जाएगी कि हमने ये काम किया, लोगों को इतना मेहनताना दिया। हो ये सकता है कि आप बाहर से जो बच्चे आए हैं या जो लोग आए हैं पलायन करके वापस अपने घर आए हैं, तो सरकार यदि ईमानदारी से करे, राज्य सरकार नहीं एक इंसान करे, तो मतलब इंसानियत को अब खड़ा होना पड़ेगा। इंसानियत के तौर पे हम कुछ प्लानिंग बनाएं, लोगों को वापस उनके घर में अगर रखना है तो आपको 2 रोटी की जरूरत नहीं है, उनकी बहुत सारी जरूरतें, वो भी इंसान है। आज मंत्री की हाइट और एक आम आदमी की हाइट सेम होती है, तो उसके सपने की हाइट भी सेम होती है। आप उसको पंख काट देंगे तो नहीं उड़ सकता है, उसकी उड़ान आप एक बार देखना चाहते हैं। देश खुश हो जाएगा अगर सारे लोग अपनी उड़ान सही तरीके से उड़े तो। बिल्कुल। तो ये भी बात है कि सभी के संसाधन और जो उनकी जरूरतें हैं वो ऐसा नहीं है कि हर किसी को बहुत ज्यादा चीजें चाहिए। लोगों की जरूरत बहुत ही कम होती है, 2 जोड़ी कपड़े ही। देखिए ये हम सोच के रखते हैं कि आपकी जरूरत कम है, वैसा हम अपने आप को ढाल लेते हैं। वही मैंने कहा कि उड़ान सबकी ऊंची होती है, उसके पंख को ताकत देने की जरूरत होती है, वो उड़ने को तैयार है, बस उसको एक साधन चाहिए। अब जैसे मान लीजिए किसी की 10 एकड़ जमीन है, किसी के पास 2 एकड़ जमीन है, किसी के पास आधा एकड़ जमीन, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है, किसी के पास 100 एकड़ जमीन है। तो उसमें लोग क्या करते हैं, किसी ने उसमें गेहूं उगाया, किसी ने धान उगाया, किसी ने भाजी उगाई, किसी ने कुछ किया, और वो एक मतलब मिली जुली फसल तैयार करते हैं। और उनको पूरी जिंदगी अपनी छोटी सी जमीन हो बड़ी जमीन हो, उसके प्रिपरेशन के लिए पूरा समय उनका लग जाता है। वो कहीं तब जाते हैं जब उनकी फसल कट चुकी होती है, रख जाते हैं। अगर उनको कुछ लेना होता है तो वेट करते हैं कि कब उनकी फसल बिकेगी तब वो खाएंगे। कुछ किसान ऐसे होते हैं जो रोज वो भाजी लगाते हैं और भाजी 1 हफ्ते में उनकी तैयार हुई तो वो बेचते हैं। तो वो अलग अलग क्यारियों में रखते हैं, तो रोज उनको बाहर जाके बेचना होता है। और हमारे जैसे लोग उनका वेट करते हैं कि हाँ वो ताजी भाजी लेके आएगा तो हम उसकी सब्जी बनाएंगे। कुछ लोग होते हैं जो इकट्ठे साल भर की एक फसल लेते हैं। तो वैज्ञानिकों को बैठ के अब एक समय आ गया है कि आपस में वो तय करें कि पूरे गांव की जितनी जमीन है उसका मालिकाना हक किसान का एकदम आप मजबूती के साथ उसको पेपर वर्क करके दे दीजिए
कि फलानी जमीन आपकी है, ये की जमीन आपकी है, नक्शे में और फिर उनका रजिस्ट्री जो भी होती है वो सारा कुछ करके लीगल प्रोसीजर निपटा के फिर आप पूरी जमीन को एक बड़े हिस्से में तैयार करिए और एक फसल उसमें उगाइए। जैसी जलवायु, जैसी जगह है, जैसा उसमें पानी की क्षमता है और कौन सी फसल उसमें ज्यादा उगती है। अगर एक एक ब्लॉक में एक एक गांव में अगर ऐसी खेती की जाएगी तो उसकी बुआई में, उसकी निंदाई में, उसकी गुड़ाई में, उसकी पैकेजिंग में, सारे कामों में आसानी होगी। आप एक मशीन लगा के, एक सेटअप लगा के पूरी फसल को कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और ऐसे ही 10-11 गांव मिला के एक निश्चित आबादी कर लीजिए, 15,000 20,000 लोगों के बीच उनको में जो लीड करें वो कुछ कृषि वैज्ञानिक हो, जिनके पास में और जो युवा बाहर से पलायन करके आए हैं, जिन्होंने राजधानी में संघर्ष किया है, वहाँ एक जगह बनाई थी। आज उनकी फैक्ट्री बंद हो गई है तो वो वापस आए, लेकिन एक एनर्जी लेके तो आए हैं, वो जानकारी लेके आए हैं। आपने जो पढ़ाया था गांव में, जो उसको शिक्षा दी थी, उस शिक्षा का विस्तार करके वो आए हैं। तो उनसे भी आप बैठ के, आज एक छोटा सा बच्चा अगर बाहर चला गया है पढ़ाई करने या वहाँ पर कोई कंपनी में जॉब कर रहा है और गांव में उसकी 2 एकड़ जमीन है, तो है वो 2 एकड़ जमीन का मालिक, वो भूल जा रहा है बेचारा कि मेरे पास एक ताकत है। वो 2 एकड़ अगर उसको इज्जत की नौकरी और इज्जत का काम देती है तो एक तो उसको उसके विचार वहाँ से खेती को उन्नत कर सकते हैं, उसकी एनर्जी उसको काम दे सकती है और अच्छी फसल आएगी, अच्छे बीज तैयार होंगे, कृषि वैज्ञानिकों का गाइडेंस मिलेगा गांव में। और वहाँ एक शॉपिंग मॉल जैसा बनाइए, वहाँ अच्छा बड़ा फ्रीजर हो जहाँ लोग मशरूम हो या फिर ऐसी कोई चीजें हो जिसको फ्रीजर करके रखिए, वहाँ से आप कुरियर करिए बच्चे आराम से। मतलब जो शहर में होता है वो सब हम गांव को दे सकते हैं, तो गांव हमको बहुत कुछ दे सकता है। बिल्कुल। और तकनीक का भी विकास इतना अच्छे से हो चुका है, तो क्यों ना इन सब हर्बल चीजों में जो हर्बल उत्पादन है, जो गांव से बहुत अच्छे से वृहद पैमाने पर किया जा सकता है, क्यों ना हम उस ओर बढ़ें कि लोग उनके साथ में जुड़ें और तकनीक को साथ में लेकर के चलें। जी हाँ, गांव में 2-3 तरीके की चीजें होती हैं। एक तो वनोपज होता है बहुत सारा, हाँ, वनोपज को संरक्षित करना भी जरूरी होता है। तो किसान क्या करता है, या ग्रामीण वनोपज को एक मौसम में संग्रहित करता है और उसके बाद फिर शहर से आते हैं लोग, उसको खरीद के लेके जाते हैं औने पौने में। तो क्यों ना हम एक पूरा कुटीर उद्योग वहाँ डाल दें, महिलाओं को काम मिलेगा, वो पैकेजिंग करेंगी, पूरी चीज़ों को प्रोसेस करने के बाद जो जंगल में भटक के चीज़ें ला सकते हैं, तो चीज़ों को फ्रीजर करके रखना भी जानेंगे। आप एक्सपर्ट के साथ उनको जोड़ दीजिए, कुटीर उद्योग बहुत अच्छे से चलेगा। आप इमली वो सीधे ला के बेचते हैं, तो आप इमली का चूरन है, गटागट है और बहुत सारी चीजें, पल्प बनता है, तो हर गांव में अगर ये चीज खोल देंगे तो होगा। और मैंने तो ये भी सुना है कि कई गांव में शराब बनाई जाती है, वो सरकारी रूप से भी मतलब मान्यता मिली हुई है। तो हम जड़ी बूटियों और इन चीजों को क्यों नहीं प्रोत्साहन देते। जूट का काम है और हस्तशिल्प है, बहुत अच्छी मूर्तियां बनती हैं, फर्नीचर बनाए जाते हैं और बहुत इतनी सारी चीजें हैं, जैसे सीमन, मसाले पूरे तैयार होते हैं। तो ये सब गांव और खेत में ही तो तैयार होते हैं। शहर उसका पैकेजिंग शानदार कर लेता है और महंगी कीमत में उसी गांव में बेचता है। मतलब वो मानव संसाधन जो सरकार अपने लिए उपयोग करके सभी लोगों को हित पहुंचा सकती है, वो असल में हमारे समाज में ये हो रहा है कि कुछ पूंजीपति उसमें अपना जो है पूंजी लगाते हैं और फिर उन्हीं मानव संसाधन को शहर में बुलाते हैं और फिर उसका उपयोग करके उन संसाधनों से वो लोग अपने आप का भरण पोषण कर रहे हैं, देखा जाए तो। जबकि अगर सरकारी रूप से इस चीज को अच्छे से किया जाए
तो काफी अच्छा रिजल्ट आ सकता है। हाँ, इसमें हम किसी वर्ग को दोषी या किसी को दुखी नहीं बता सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अशिक्षा बहुत बड़ा इसके लिए कारण है। गांव में जो बिल्कुल। शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा और शहर में जो शिक्षा दी जाती है दोनों में बहुत अंतर है। बिल्कुल। क्योंकि आप बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं, आप गांव के टीचर और शहर के टीचर, गांव में वही बंदा काम करता है जिसकी मजबूरी होती है। शहर से बहुत कम लोग गांव में जॉब करते हैं क्योंकि उनको साधन नहीं मिलता है, या जो बहुत आदर्शवादी और बहुत अच्छे इंसान होते हैं। लेकिन 90% लोगों की इच्छा होती है कि वो शहर में रहें, शहर की चकाचौंध में रहें और आराम से अपनी जिंदगी जिए। उनको अपने बच्चों की फिक्र होती है, अच्छे स्कूल में डालें। तो जब दुख होता है जब अच्छे स्कूल के चक्कर में आप शहर जाते हो, तो वो अच्छा स्कूल गांव में भी हो सकता है। बिल्कुल। अच्छे प्रोडक्ट के लिए आप शहर जाते हो, ब्रांडेड प्रोडक्ट के लिए, तो ब्रांड के लिए सामान आप जंगल से क्यों लाते हो? जी। आप शहर में अच्छा आंवला तैयार नहीं कर पा रहे हो, आप लाते हो गांव से या ऐसे फार्म हाउस से जो गांव में लगे हुए हैं। तो फिर मुरब्बा वापस जब गांव में आता है तो वो किसान की जेब खाली करने वाला होता है। तो जब आंवला तैयार हो रहा है तो मुरब्बा भी वहीं तैयार हो, और बना बनाया मुरब्बा आप शहर को दीजिए। बिल्कुल। तो आने जाने बार बार की जो ट्रांसपोर्टिंग के चार्जेस हैं वो भी कम होंगे और लोगों को काम भी मिलेगा। और शहर के बिना गांव नहीं जी सकता, गांव के बिना शहर नहीं जी सकता। इन दोनों में दोस्ती होनी चाहिए और बीच के बिचौलियों को थोड़ा सा हटना पड़ेगा, उनको अपनी भूमिकाएं बदलनी होंगी। बिल्कुल। ठीक है ना। तो हम लोग अभी के लिए बस इसको अल्प विराम देते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर से इसको शुरू करते हैं। जी।